ये बात है 1800 के दशक की, जब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक विदेशी साम्राज्य का ताज बन गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं है, ये कहानी है सहनशीलता की। तो हम बात कर रहे हैं सहनशील उपमहाद्वीप की। एक ऐसी कहानी जो एकीकरण, फिर विखंडन और फिर से एक नए रूप में ढल जाने की है। ये वाकई एक असाधारण कहानी है। तो चलिए साथ मिलकर इस जमीन के हजारों साल के इतिहास की यात्रा पर चलते हैं। ठीक है, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे एकदम शुरुआत से, सभ्यता के जन्म से। फिर देखेंगे महान साम्राज्यों का दौर, उसके बाद आक्रमणों का एक लंबा सिलसिला, और फिर आएगा मुगल स्वर्ण युग। इसके बाद हम ब्रिटिश राज को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र का फिर से जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सभ्यता के उद्गम की। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे रहस्य से होती है, एक ऐसी पहेली से जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे इसी दौर ने एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी। जरा सोचिए, एक विशाल शहरी संस्कृति, कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि 50 लाख लोगों का घर। उस जमाने में एकदम सुनियोजित शहर, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन एक चीज है जो हमें आज तक परेशान करती है, हम उनकी लिखावट को आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। जी हाँ, यही है सिंधु घाटी सभ्यता का वो बड़ा रहस्य जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद एक नई शक्ति का उदय होता है। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोग आए और उन्होंने वेदों की रचना की। अब देखिए, ये वेद सिर्फ पूजा पाठ की किताबें नहीं थी। नहीं, इन्होंने हिंदू दर्शन की नींव रखी और एक बिल्कुल नई सामाजिक व्यवस्था का खाका तैयार किया। एक ऐसी व्यवस्था जो आने वाली सदियों तक भारतीय समाज की पहचान बनने वाली थी। और इसी नींव पर भारत के पहले महान साम्राज्यों की इमारत खड़ी होगी। और ये व्यवस्था क्या थी? ये थी वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद में इसे समझाने के लिए एक शरीर का उदाहरण दिया गया। समाज को 4 हिस्सों में बांटा गया। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, जो शरीर का सिर है। क्षत्रिय यानी योद्धा और राजा, जो बाजुएं हैं। वैश्य, व्यापारी और जमींदार, जो जांघें हैं। और आखिर में शूद्र यानी मजदूर और सेवा करने वाले लोग, जिन्हें पैर माना गया। और कहा जाता है कि यहीं से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिखराव के बाद अब दौर आता है एकीकरण का। हमारा दूसरा खंड है महान प्राचीन साम्राज्य। ये वो दौर था जब पहली बार इस विशाल और अलग-अलग संस्कृतियों वाली धरती को एक झंडे के नीचे लाया गया। इस दौर का जिक्र हो और सम्राट अशोक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहानी कुछ ऐसी है कि कलिंग के युद्ध में इतना खून खराबा हुआ कि उसे देखकर अशोक का दिल पूरी तरह बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और हमेशा के लिए हिंसा छोड़ दी। उनकी नई सोच इस एक लाइन में दिखती है, सभी मनुष्य मेरी संतान है। सोचिए, उस जमाने में एक राजा के लिए ये कहना कितनी बड़ी, कितनी क्रांतिकारी बात रही होगी। मौर्य साम्राज्य के बाद आता है गुप्त साम्राज्य का दौर, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। हाँ, उन्होंने शासन का एक नया तरीका तो अपनाया ही, लेकिन इस युग की असली पहचान है इसकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां। जीरो यानी शून्य का कॉन्सेप्ट, पाई की लगभग सटीक वैल्यू निकालना और महाभारत जैसे महाकाव्यों को लिखना, ये सब इसी दौर में हुआ। और ये खोजें सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहीं, इन्होंने पूरी दुनिया के ज्ञान का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी स्वर्ण युग हमेशा के लिए नहीं रहता। साम्राज्य बनते हैं और बिखर जाते हैं, यही तो इतिहास का नियम है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने तीसरे खंड पर, आक्रमणों का युग। ये विखंडन का दौर जरूर था, पर इसी दौर में दुनिया के साथ नए रिश्ते भी बने। तो जैसे ही गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, भारत की राजनीतिक एकता एक बार फिर टूट गई। उत्तर में मध्य एशिया से लगातार हमले होने लगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। दक्षिण में चोल जैसे शक्तिशाली राजवंश उभर रहे थे और उन्होंने समुद्र के रास्ते एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। तो एक ही समय पर उत्तर में बिखराव था और दक्षिण में विस्तार। इसके बाद आता है हमारा चौथा खंड, मुगल स्वर्ण युग। एक बार फिर से एकीकरण का दौर शुरू हुआ, पर इस बार एक दिलचस्प बात थी, साम्राज्य के पतन के बीज उसके अंदर ही छुपे हुए थे। और इस बात को समझने के लिए ये तुलना बिल्कुल सही है। एक तरफ है अकबर,
जिन्होंने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म किया और हिंदू राजाओं को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। और दूसरी तरफ उनके ही परपोते औरंगजेब, उन्होंने कट्टर इस्लामी नजरिया अपनाया, जजिया टैक्स वापस ले आए और कई हिंदू मंदिर भी तुड़वाए। तो सबक क्या है? सबक ये है कि एक ही साम्राज्य के अंदर एकीकरण और विखंडन की नीतियां साथ साथ चल रही थीं। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। समुद्र के रास्ते से एक ऐसी ताकत आती है जो इतिहास का रुख ही बदल देगी। हम बात कर रहे हैं अपने 5वें खंड की, ब्रिटिश राज। ये कहानी है कि कैसे कुछ व्यापारी धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप के शासक बन बैठे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी रातों रात मालिक नहीं बन गई। ये एक बहुत सोची समझी चाल थी। पहला स्टेप, जरूरी बंदरगाहों पर अपनी ट्रेडिंग पोस्ट्स बनाना। दूसरा स्टेप, 1757 में प्लासी की लड़ाई जैसे युद्ध जीतकर अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाना। तीसरा और सबसे बड़ा कदम था दीवानी हासिल करना। इसका मतलब था बड़े बड़े इलाकों से टैक्स वसूलने का अधिकार। और बस इसी अधिकार ने उन्हें बेहिसाब दौलत और ताकत दे दी। और आखिर में जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने सीधे कमान अपने हाथ में ले ली। 1857 का विद्रोह, इसकी चिंगारी भड़की थी चर्बी वाले कारतूसों की एक अफवाह से। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इसे बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन यानी ब्रिटिश राज शुरू हुआ। एक तरह से ये भारत के लोगों के जागने का प्रतीक बन गया। और बस यहीं से हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। हमारा छठा और अंतिम खंड, एक राष्ट्र का पुनर्जन्म। ये कहानी है आज़ादी के लिए संघर्ष की और एक बिल्कुल नई शुरुआत की। इस संघर्ष की मशाल थामी महात्मा गांधी ने। उनका हथियार था सत्याग्रह, यानी बिना हिंसा के विरोध करना। उनके इस फलसफे ने लाखों करोड़ों लोगों को आंदोलित कर दिया। साल 1930 का नमक मार्च, जो अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, पूरी दुनिया में भारत की आज़ादी की लड़ाई का सिंबल बन गया। ये सचमुच नैतिक ताकत की फौजी ताकत पर जीत थी। लेकिन आज़ादी की ये सुबह अपने साथ एक बहुत गहरा अंधेरा भी लेकर आई। 1947 में हुआ भारत का बंटवारा। लाखों हिंदू, मुसलमान और सिख बेघर हो गए और इस दौरान जो हिंसा हुई उसमें अनुमान है कि 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। ये आज़ादी के लिए चुकाई गई एक बहुत बहुत बड़ी और दर्दनाक कीमत थी। और फिर वो दिन आया, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद हुआ और इसने खुद को दुनिया के सबसे बड़े सेक्युलर लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा देश जिसने अपनी अनगिनत विविधताओं को सहेजने और साथ लेकर चलने का संकल्प लिया। ये एक नए दौर का आगाज था। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? प्राचीन साम्राज्यों की राख से, और पहुंचे कहाँ? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र तक। भारत की कहानी सच में बार बार खुद को नए सिरे से गढ़ने की कहानी है। ये बार बार बिखरा और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर फिर से एक हुआ। अब सवाल बस एक ही है, इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा?